नमस्कार। वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार और मोदी कैबिनेट की अगर बात करें, चूंकि मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को अब विभागों का बंटवारा किया जा रहा है और इसमें एक एक करके अब नाम लगभग साफ हो चुके हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दोबारा से मिला है, जबकि अलग अलग नाम है जिसमें ज्यादातर रिपीट किया है, यानी जो मंत्री पिछले कैबिनेट में जो जिम्मेदारियां निभा रहे थे उनको फिर से वो जिम्मेदारियां दी हैं। चूंकि नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है, इससे पहले भी वो इसी जिम्मेदारी पे को निभा रहे थे। एस जयशंकर की बात करें तो विदेश मंत्रालय उनको फिर से मिला है। पिछली बार भी चूंकि पिछले कार्यकाल में उनके पास विदेश मंत्रालय था। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय एक बार फिर दिया गया है और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री की टीम के वो सिपाही निर्मला सीतारमण से को वित्त मंत्री बनाया गया है, यानी फिर उनको यह जिम्मेदारी दी गई। टॉप 6 मंत्रालय की बात करें, टॉप 6 मंत्रालय फिर से पुराने मंत्रियों को दिए हैं और इसमें शायद कोशिश ये कि अगर ये विभाग ये मंत्रालय नए लोगों को जाते तो शायद उनको सिस्टम समझने में वक्त लगता और ऐसे में अब वक्त को जाया सरकार नहीं करना चाहती। पूरा एक्शन मोड पहले दिन से ही दिखाई दे रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 5 साल का जो टारगेट है वो कितना सेट है। और सीधा संदेश ये है मंत्रियों को भी कि अभी से जुट जाइए। जो उम्मीदें जनता ने तीसरी बार जताई हैं उन उम्मीदों पे खरा उतरना है, प्रदर्शन को पिछली बार से और बेहतर करना है। तो अश्विनी वैष्णव को सूचना मंत्रालय मिला है और सूचना प्रसार मंत्रालय, उनके अलावा अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ पैनल है, उनसे समझते हैं कि आखिर इसके मायने और क्या संदेश देने की कोशिश। हमारे साथ रोहित सक्सेना इस वक्त जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। संजीव देव मलिक हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। बिपिन शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बिपिन जी आपसे कि ये हम देख रहे हैं कि इस पोर्टफोलियो में यानी वो चेहरे जो पहले से टीम में थे उन्हें वही मंत्रालय फिर से ज्यादातर जो मेन मंत्रालय हैं, चाहे आप अमित शाह की बात करें, एस जयशंकर की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, वही मंत्रालय जो पहले थे अभी दिए गए हैं। कोशिश ये कि वक्त जाया नहीं करना, क्योंकि वो सब जानते हैं समझते हैं और अभी कल से ही, ताकि वो गति मिले कामों को। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि यही कारण रहा है, क्योंकि यहां पर वक्त जाहिर ना हो और सबसे बड़ी बात है गवर्नेंस की। सरकार चलाने का तजुर्बा अब लगभग सारे नेताओं को, सारे मंत्रियों को पहले से ही हो चुका है। और अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें खासतौर पे, जो बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बारी कार्यभार संभालने जा रहे हैं, तो वहां पर उनको तजुर्बा एक राज्य स्तर पे रह चुका है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर यहां पर तीसरी बारी कार्यकाल 2014 में प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 में, अब 2024 में। तो एक बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया। जितने प्रभावी मंत्री थे, जब उनके साथ बैठक कर रहे थे लोक कल्याण मार्ग पे, तो उन्होंने बोल दिया था कि हमें बिल्कुल काम में जुट जाना है और डे 1 से वी विल हिट द ग्राउंड रनिंग। और यही अपेक्षा करी जाती है कि आप अगर ये बार बार बोल रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर काफी बाकी है और हमने काफी कामों को अंजाम तक लेके जाना है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पे लेके आना है, अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है और उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहां पर इसके लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास बूंद बूंद सागर बनाता है। तो यहां पर एक बड़ा साफ संदेश दिया है। और जरूरी है कि मैं इस चर्चा में उस बात का उल्लेख करूं कि सीसीएस, ये यहां पर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी कि यहां पर जो उसके तहत मंत्रालय आते हैं, कि आप फाइनेंस की बात करें, डिफेंस की बात करें, रक्षा की बात करें, तो ये सारे जो मंत्रालय हैं तो वही ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस हुआ है। क्योंकि बार बार अगर आप दूसरे, मान के चलिए गृह मंत्रालय अगर राजनाथ सिंह के पास चला जाता, फिर उनको दोबारा एक ग्राउंड जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता, फ्रॉम अ स्क्रैच। तो वही बात है कि जिनको पहले से ही तजुर्बा हो चुका है और रक्षा क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल करी हैं राजनाथ सिंह जी ने। वही बात है नितिन गडकरी की, जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करे, उसका तो पूरा एक ऐसी अनोखी नजीर पेश करी है कि पूरा विश्व उस बात को एक उससे प्रेरणा ले रहा है। तो यही बात है कि यहां पर गृह मंत्री के ओहदे पे रहकर यहां पर अमित शाह ने अलग उपलब्धियां हासिल करी हैं, तो और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और अश्विनी वैष्णव सबसे ज्यादा जिसे क्वालिफाइड कहेंगे
इस मंत्रिमंडल में वो हैं। तो ये सारा मुझे लगता है बड़ा होलिस्टिक बैलेंस है और बहुत इसके पीछे सोच गई है आपने सबको। क्योंकि एक जरूरी बात मैं जरूर बोलूंगा कि पहले दोनों कार्यकाल में 2014 में 2019 में बोला जा रहा था मोदी सरकार, देखिए जबकि बाकी घटक दल भी थे और अब उनके साथ एनडीए के बाकी दल भी शामिल थे, लेकिन अब यहां पर इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि ये मोदी की एनडीए सरकार है। तो ये फर्क होगा कि आपको सारे एलआई पार्टनर्स को साथ लेके चलेगा और जो मुख्य निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं, स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार की बात कर रहे हैं, और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आप अभी अध्यक्ष कौन बनेगा लोकसभा का, उस पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। तो यहां पर अभी मुझे लगता है कि यहां पर जो भी फैसले होंगे मिलजुल के लेने पड़ेंगे। ठीक है संदीप जी, चूंकि हम इस पूरे कैबिनेट में ये भी देख रहे हैं कि दो राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर, उनको भी यहाँ पे अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। शिवराज सिंह चौहान को तो कृषि अहम मंत्रालय, उधर ऊर्जा मंत्रालय, मनोहर लाल को क्या इनके जरिए भी कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश है? चूंकि जब उनको हटाया गया था तब कई तरह के सवाल उठे थे। मैं चाहूंगा कि विपिन जी आप इसका जवाब दीजिए। आप ज्यादा समय इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि बड़े वर्ड मैं इसमें एक संक्षेप में बोलूंगा। देखिए यहां पर जब कृषि मंत्रालय की बात आती है, यह भूलना नहीं चाहिए कि जो कृषि का योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, तो वहां पर यह बात भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी कि ये जो कृषि मंत्रालय है ये भाजपा अपने पास रखेगी। तो और शिवराज सिंह चौहान भूलना नहीं चाहिए, 29 में से 29 सीटें निकाली हैं, और मामा जी जो उनको प्यार से बोला जाता है, जब उनको बतौर मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और वहां पर नया मुख्यमंत्री का चयन हुआ, तो यहां पर ऐसा लग रहा था, जो अंदर खाने से खबरें आ रही थी या बाकी विपक्ष की तरफ से कि ऑल इज नॉट वेल, लेकिन कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रदर्शन कराया। और आज ये जो 240 का आंकड़ा भाजपा लेके आई है, उसका बहुत हद तक नरेंद्र मोदी को तो श्रेय जाता ही जाता है, शिवराज सिंह चौहान बाकी अन्य नेताओं को भी जाता है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी हमारे पास। सर्वेश, आवाज आपको मिल रही है? सर्वेश, ठीक है, सर्वेश को। सर्वेश, इस मंत्रिमंडल के जरिए और अब जो बंटवारा किया गया विभागों का, क्या संदेश आप समझ पा रहे हैं इसमें? चूंकि कई नए लोग भी हैं, पुरानों को पुराने मंत्रालय ही दिए गए हैं, कुछ नए को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? चूंकि हमने देखा कि सहयोगियों को भी साधा गया और नए लोगों को भी पूरा सम्मान दिया गया। देखिए ये एक पूरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। यहाँ पे यंग से लेके जो ओल्ड लोग हैं, जो पुरानी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, की पोर्टफोलियो जो कहते हैं, वो उनको रिटेन किया गया है। और जो नए घटक दल आए हैं, जैसे कि नए घटक दल में चंद्रबाबू नायडू ही हैं, तो आप जेडीयू को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो 2019 वाले सेशन में कुछ से निकल गए थे, फिर बाद में उनकी मिनिस्ट्री भी खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे एक ओवरऑल पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि जितने भी घटक दल हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनको भी की पोर्टफोलियो मिले। जैसे आप इनको देख लो, क्या नाम है, चिराग पासवान को, तो उनको पिताजी वाला ही मिनिस्ट्री दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। रामविलास पासवान भी कभी संभाला करते थे कंज्यूमर अफेयर। उसके अलावा आप देखिए कि साउथ से लेके आप ओडिशा के, फिर सुकांतो मजूमदार, इन सबों को एक जो पोर्टफोलियो मिला है उसमें बैलेंस किया गया है कि अगर एक्सपीरियंस्ड है कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उनके नीचे जो यंग एमपी आए हैं, उनको स्टेट मिनिस्टर बना के या इंडिपेंडेंट चार्ज देके उनको उनका जूनियर बनाया गया है। इससे क्या होगा कि काम में पारदर्शिता आएगी और जो यंग एमपी है उनको काम सीखने को मिलेगा। और इसमें हर वर्ग का, जैसे कि राहुल गांधी का एक आरोप होता था कांग्रेस पार्टी का कि इसमें ओबीसी, एसटी, एससी और जो जातीय वर्गीकरण, वो जो कहते हैं कि हर मतलब साधने की कोशिश, वो भी की गई। अब ये कोई नहीं कहेगा कि इसमें ओबीसी का कितना मिनिस्टर है या एसटी का कितना मिनिस्टर है, एसटी का कितना मिनिस्टर है। आप देखिए रवनीत बिट्टू, जो कि चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको जगह दी गई है, या एक संदेश दिया गया। उसी तरह केरला में जो हमारे सिंगल एमपी जीत के आए, उनको भी दिया गया, लेकिन उन्होंने, मैं एक न्यूज में पढ़ा कि उन्होंने अपने पर्सनल कारण से बोला कि मैं एमपी ही रहना चाहता हूं, त्रिशूल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी सेवा करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ओवरऑल पिक्चर मोदी 3.0 लेके आया है, हाँ। जिसमें जितने घटक दल है उनको पूरे तरीके से मित्रता दी गई है, तवज्जो दिया गया है, किसी को भी छोटा नहीं आंका गया। ठीक है। रोहित, आपने चूंकि इस मंत्रिमंडल के जरिए, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि वो बड़े नाम और बड़े चेहरे जो पहले बड़े मंत्रालय जिनके पास थे अब भी उनको रिपीट किया है, क्या इसमें कोशिश यही है कि भाई अगर नए शख्स को नया मंत्रालय देंगे तो फिर समझने में वक्त लगेगा, वो वक्त खराब ना हो और कल से ही एक्शन दिखाई दे, चूंकि पुराने चेहरे उसको पूरी तरीके से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसको जानते हैं अच्छे से, कोशिश यही है? वंदे मातरम राजेश जी। देखिए, अगर आप पूरे मंत्रिमंडल का जो एक गठन हुआ है उस पर विचार करेंगे और उस पर बहुत बारीकी से देखेंगे तो उसमें बहुत बारीक चीजों का ध्यान दिया गया है। सबसे पहला आता है आपका अनुभव, उसके बाद आपकी योग्यता, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है। अगर मैं जातिगत समीकरणों की बात करूं तो 29 हमारे बैकवर्ड समाज से आ रहे हैं, 28 सामान्य से आ रहे हैं, जनरल जिन्हें आप कहते हैं, 10 एसटी दिया गया, महिलाओं का योगदान इसमें लिया गया है। हमने ओवरऑल जो चीजों को जो किया गया है उसमें हर बहुत बारीक चीजों का ध्यान दिया है। हाँ। और जहां तक रही जिन मंत्रालयों को रिपीट करने की बात रही, अगर आप देखें तो पूरे 5 साल आप सभी लोगों ने इन्हीं लोगों के वैश्विक स्तर पर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा न केवल भारत में हुई बल्कि विदेशों में हुई। जिस तरह से बाहर फंसे हुए भारतीयों को लाया गया, विदेश मंत्रालय ने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया, ये आपने देखा। गृह मंत्रालय ने 370 से हटाने को लेकर के जो लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजों की व्यवस्था रखी, वो उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में करी गई। हाँ। और जब वित्त मंत्रालय की मैं बात करूं, जब पूरा विश्व एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था तो भारत की अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने का काम किया गया। तो ये बहुत बहुत एक नपातुला चीज है और इससे ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल का एक भी दिन खराब नहीं करना चाहते हैं। किसी भी मंत्री को उसके काम के बारे में सिखाया जाए, वो पहले 2 साल 3 साल अनुभव ले, फिर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो। इसीलिए अहम मंत्रालय उन्हीं मंत्रियों को दिए गए हैं जिनका पिछला रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा था, जिनको योग्यता थी और जिनकी प्रशंसा पूरे विश्व भर में हुई। देखिए, इसमें एक बहुत और जो बात गौर करने वाली है, हाँ। महिलाओं की सहभागिता बहुत अच्छी रखी गई है, क्योंकि केवल महिलाओं को आगे बढ़ाने का नारा देने से कुछ नहीं होता। यदि आप उनकी सहभागिता नहीं रखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपके क्रियाकलापों में अंतर दिखाएगा। तो इसका भी बहुत ध्यान दिया गया है और ये सारे मंत्रालय जिस तरह से दिए गए हैं, मैं आपको एक बात, देखिए पिछली भी डिबेट में आपने बताया था और आज भी इन मंत्रालयों का जो जिस तरह से बांटा गया है, उससे एक चीज साफ होती है कि सरकार अपने काम में ना ही कोई कठोर निर्णय से पीछे हटने वाली है और ना ही उसके लिए कोई उसको संशय होगा। इसीलिए इस तरह से मंत्रालय का जो गठन किया गया है वो ये किया गया है। अजय टम्टा कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं फिर चर्चा पे लौटते हैं। कि मेरे को ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, हर गांव को, हर क्षेत्र को, हर स्टेट को, पूरे देश को जोड़ने का काम है, दूरी कम करने का काम। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं अजय टम्टा, उत्तराखंड से जीत के आए और एक बार फिर उनको मंत्री बनाया गया। ऐसे में चूंकि संजीव जी, ये जो पूरा मंत्रिमंडल है और उसके बाद पहले मंत्रियों ने शपथ ली और अब जो मंत्रालयों का बंटवारा किया गया, आपके हिसाब से क्या एक संदेश देने की कोशिश है? चूंकि हर राज्य को भी प्राथमिकता दी गई, जातिगत समीकरण भी साधा गया। जैसा विपिन जी ने कहा कि सबका साथ और सबके साथ आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली एक जिसे कहते हैं ना कि जिसने जहां काम रोका उसको वहां से काम शुरू करने के लिए समय बर्बाद नहीं हुआ और सबको साथ लेके चलते हुए अब चूंकि इनका ये 3rd टर्म है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो वो देखो जी हमारे को विश्व स्तर पे तो बहुत अच्छे लेवल पे ले आए हैं। तो जहां इस लेवल पे पहुंच गए हैं तो हम, जैसे हमारी इकोनॉमी अभी 5वें स्तर पे है और हम चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि हम 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं। तो इसी प्रकार अगर चलते रहे तो भी हम जरूर है कि हम लोग 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है विपिन जी, चूंकि देखिए जातिगत समीकरण भी साधा और इसमें हर राज्य को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह कि गृह मंत्रालय को लेकर कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही थी कि जो सहयोगी हैं शायद वो सहमत नहीं है कि अमित शाह के पास ये फिर से रहे, लेकिन उनको फिर से ये विभाग दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है। आपको लगता है कि सहयोगियों को साधने में भी कामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा और अमित शाह की रणनीति,
यही कमाल करती आई है। और ये भूलना नहीं चाहिए 21वीं सदी के चाणक्य कहलाते हैं अमित शाह। भले ही वहां पर उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो सबसे बड़े राज्य हैं जहां पर उत्तर प्रदेश 80 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीटें, 48 सीटें महाराष्ट्र। तो वहां पर अगर ये एक चूक हुई है भाजपा से कि वहां पर सही उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाए, कि आपस में जो ऐसे अंदर खाने से खबरें आ रही थी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ, तो यहां पर उन सब चीजों को एक किनारे पे रखकर एक बहुत साफ संदेश दिया है कि जितने बाकी घटक दल हैं उनको भी साथ लेके आए हैं। और एक बड़ी जरूरी बात है, मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह था तो वहां पर प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह उन्होंने शपथ ली, तो यहां पर तो ऐसा बोला जाता है कि जो दूसरे नंबर पे शपथ लेगा वो गृह मंत्री होगा। तो यहां पर वो भी अटकलें लग रही थी, लेकिन यहां पर जितने जो वित्त मंत्री मंत्रालय वो निर्मला सीतारमन को तो वही रिपीट करा गया है, तो उससे एक साफ संदेश गया है कि यहां पर समय जाहिर नहीं करना चाह रहे और डे वन से वो लोग काम करना चाह रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, क्योंकि परफॉर्म और पेरिश सीधी सी बात है। और नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं टफ टास्क मास्टर कि वो है, और यहां पर देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, कि यहां नहीं आप बोलते कैजुअल अप्रोच होगी। तो यही बात है कि यहां पर अगर आपने हिंदुस्तान, क्योंकि चुनौतियां बेशुमार है और खास तौर पे कोरोना के बाद सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई थी, यह भूलना नहीं चाहिए था, पूरे देश ने जो तपस्या करी थी और अनोखी नजीर पेश करी है और जिससे विश्व पूरी प्रेरणा लेगा, उसके पीछे कारण है कि यहां पर जो हमारे स्वास्थ्य संसाधन है बड़े सीमित थे, लेकिन उसके बावजूद हमने स्थिति से निपटे और हम लोग उभर के आ पाए। तो यहां पर अब लगता है कि वो समय आ गया कि आपने बाकी घटक दलों को भी साथ में लिया है और बड़ा एक अच्छा संदेश दिया कि जो पहले गलतियां थी उससे आपने सीख के आप आगे बढ़े हैं। ठीक है, रोहित कुछ कह रहे हैं, फिर सर्वेश में आपके पास आता हूं। रोहित जी। मैं राजेश भाई दो बिंदुओं पर जो बहुत अहम बिंदु हैं उन पर आपका दिमाग लाना चाहूंगा जिससे दर्शकों को पता चले। देखिए, आपने जिस समय चुनाव हो रहे थे देखा था सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, जो कि 60 साल 65 साल रह करके भी वो नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें उसने बहुत कैटेगरिकली बताया था कि हमने अभी तक ये किया है और सत्ता में आने के बाद इसमें ये वैल्यू ऐड किया जाएगा। तो इसीलिए उन अनुभवी मंत्रियों के साथ आगे लागा गया है कि उन कामों में रुकावट ना आए। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत साधना पड़ा होगा, देखिए एनडीए का एक ही एजेंडा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। ये सारे घटक दलों का एकदम तय था, हमारे यहाँ इसको लेके कोई मार नहीं थी। यही प्रॉब्लम थी विपक्षियों के साथ कि वहां जो 20, 22, 25 चेहरे थे वो हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि हम प्रधानमंत्री बने। तो ये जो ओवरऑल जो एक डिफरेंस रहा और जो हमारे क्रियाकलाप रहे, जो हमने वैल्यू ऐड करके करने की बात कही, तो ये मंत्रिमंडल उसकी ओर संकेत करता है कि हम अपने संकल्प पत्र के हिसाब से ही चल रहे हैं कि जो हमने काम जहां से छोड़ा था उसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे और उन्हीं मंत्रालयों को आगे काम करने के लिए दिया गया। राजेश। सर्वेश, चूंकि इसमें सबसे अहम बात यह कि मध्य प्रदेश ने क्लीन स्वीप किया, शानदार प्रदर्शन बीजेपी के लिए किया मध्य प्रदेश ने, और वहां पे शिवराज सिंह चौहान को उनको कैबिनेट में शामिल किया और सबसे अहम मंत्रालय कृषि मंत्रालय उनको दिया है। उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हमने देखा पीछे किसान आंदोलन दिल्ली में हुए, तमाम एमएसपी को लेकर कई सवाल उठते हैं, उसके अलावा कई ऐसे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी आय दोगुनी करने को लेकर बात होती है, वो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैसे तालमेल को बेहतर करके आगे बढ़ा जाए और कैसे बेहतर किया जाए। राकेश, आपने सही कहा। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का 15 साल से ऊपर का एज ए चीफ मिनिस्टर एक्सपीरियंस है और एक इतने बड़े राज्य को चलाने का अनुभव है। तो वो जो अनुभव है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और 2014 में, तो उनके पास जो था 13 साल का गुजरात के चीफ मिनिस्टर का वो अनुभव था। उसके बाद देखिए किस तरीके से उन्होंने दक्षता हासिल की और भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए और 2047 में डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत बनाने की संकल्प की राह पे वो चल पड़े। उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान का जो इंडक्शन हुआ है, चाहे वो कृषि मंत्रालय दिया गया है और ग्रामीण मंत्रालय दिया गया, यह सोच समझ के अच्छे खासे से दिया गया कि कृषि जो है वो बहुत ही अभी जो है एक कह लीजिए सेंसिबल थिंग्स है, मतलब जिसमें हम देखें कि किस तरीके से अभी भी पंजाब में वो हठ धर्मिता करके बैठे हुए हैं और वहां पे
मतलब उस चीज का कोई मतलब नहीं है बैठने का। आप सरकार से बातचीत करो, सरकार बहुत मांगों को मान भी लिया है। तो यहाँ पे एक ऐसे अनुभवी को लाना जरूरी था जो कि सामंजस्य बैठा सके, मिनिस्ट्री ठीक से चला सके, और किसान उद्धार के लिए जो मोदी गवर्नमेंट नित्य नए योजना ला रही है उसका ठीक से क्रियान्वयन भी हो सके। तो शिवराज सिंह चौहान उसके लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठते थे और उनको यह मंत्रालय दिया गया है। दूसरी बात, मैं बार बार आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि सरकार को चाहिए कि यूपी बिहार और इस सबसे तो बहुत मंत्री आए 2 चरण में, हमें साउथ को साधने की कोशिश करनी चाहिए, और उसका पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे मिला। जैसे कुरियन साहब को भी लिया गया केरला से, तो वहीं सुरेश जी को लिया गया। वो उसी तरह आप आंध्रा को देख लीजिए, घटक दल टीडीपी को भी साथ लिया जा रहा गया है। और बिल्कुल, यानी सबको साधने की कोशिश की गई है। ठीक है विपिन जी, और इसमें ये भी मंत्रिमंडल की तस्वीरों में ये भी आ रहा है कि एक तो जातिगत समीकरण साधा, दूसरा है कि जिन राज्यों में आगे होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनको प्राथमिकता पूरी तरीके से दी गई है। निश्चित बात है, क्योंकि आपको सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। आप बिहार का उदाहरण देखिए, कितनी बेहतरीन केस स्टडी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये मान के चलिए कि अगर भाजपा के जो थिंक टैंक्स हैं वो सोचते हैं कि 12 सांसद आ रहे हैं वहाँ से और जेडीयू की तरफ से, तो वहाँ पर अगर उनको हम नज़रअंदाज करें तो उनको ये भी इस बात का भी उन्होंने संज्ञान लिया होगा कि वहाँ पर बिहार में जो राज्य स्तर पे सरकार बनी हुई है तो वहां पर भी वो गठबंधन की सरकार है कि भाजपा और जेडीयू साथ में है, तो वहां पर आरजेडी को भी दूर रखना है, कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखना है। तो इसलिए आपको विधानसभा के जो आगामी चुनाव हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए जब पहले मोदी सरकार का मोदी 2.0 में जब कैबिनेट रीशफल हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, वहां पर एक नया नारा उभर के आया था, ओबीसी की सरकार है, प्रोफेशनल्स की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। तो यहां पर इसके क्या मायने हैं, क्या निष्कर्ष निकालेगा एक आम आदमी कि यहां पर आपने सारे वर्गों को मद्देनजर रखते हुए, साधते हुए आपने एक होलिस्टिक टीम बनाई है। यही अपेक्षा करी जाती है कि आप अपना ऐसा, और प्रधानमंत्री देखिए अब थोड़ा फर्क है, मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक यह बात भी पहुंचे, जो प्रधानमंत्री अमूमन बात बोलते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, क्योंकि यहां पर उनको उनका गुजरात मॉडल भूलना नहीं चाहिए, जिसको एक नजीर माना जाता है और जिससे प्रेरणा लेता है पूरा विश्व, बाकी राज्य को आप सुन रहे थे। और उन्होंने कहा कि कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि इस बार टीम मोदी के वो भी सदस्य हैं। ऐसे में संजीव जी, चिराग पासवान को भी आपने सुना, और चूंकि बिहार का अगर बात करें तो इस बार बिहार का भी मोदी मंत्रिमंडल में दबदबा रहा, चाहे वो जेडीयू कोटे से हो, चाहे वो एलजेपी कोटे से हो, या फिर अलग अलग आप जीतन राम मांझी को देखिए, वो जीते, उनको भी जगह दी गई। कोशिश ये है कि भाई बिहार को लेकर, चूंकि कई तरह की मांगे भी उठती हैं विशेष राज्य को लेकर, बिहार के पिछड़ेपन को लेकर, इस मंत्रिमंडल के जरिए कैसे साधने की कोशिश की है? अभी तक तो इनकी कोशिश ये है कि सब कुछ बढ़िया चले, लेकिन 100 दिन का कार्यकाल जानना जरूरी रहेगा, क्योंकि तब तक जितने पहले थी मोदी गवर्नमेंट, अब है एनडीए की मोदी गवर्नमेंट। तो जब जो पुराने मंत्री हैं वो तो अपनी जगह सेट है, सब अपना अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो नए मंत्री आए हैं, या फिर जैसे कि विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, उस पर भी डिपेंड करेगा बहुत कुछ। तो 100 दिन का कार्यकाल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक का रिपोर्ट कार्ड, और उसके बाद अगर कोई दल बदल होता है या कोई मंत्री ना खुश होके हटना चाहता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। देखिए चिराग पासवान के बारे में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कितने कमाल के युवा नेता हैं। मतलब एक इनसे एक बाकी के जो भावी जो राजनीति में आना चाहते हैं युवा, वो कितनी प्रेरणा लेंगे कि हर एक मन से कंसिस्टेंट। और क्योंकि आप मैं ऐसे मौके पर ये नहीं बोलना चाहूंगा जो उपाधियां दी जाती है नीतीश कुमार को, व्यक्तिगत तौर पे मैं बड़ा सम्मान करता हूं, सुशासन बाबू जानते हैं जी उनको, लेकिन यहां पर अब उन्हीं के देखिए आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी चिराग पासवान की, जो ये नहीं कोई बोल सकता कि उनको विरासत सिर्फ एक वंशवाद वाली बात, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच और अपने आप वो आगे बढ़े हैं। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आज 5 में से 5 सीटें अपनी पार्टी को उन्होंने, मैं इसको ऐतिहासिक जीत बोलूंगा, और हर एक मन से ये बोल रहे हैं कंसिस्टेंटली कि मैं
प्रधानमंत्री के साथ हूं, मेरे प्रधानमंत्री। ये कितने बड़े मायने हैं इस बात के कि आप एक तीर से कई निशाने, कितना बड़ा संदेश बाकी घटक दलों को दे रहे हैं, और खासतौर पे विपक्ष को कि यहां पर जो वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, या ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कितना बड़ा संदेश है, और प्रेरणा बाकी घटक दलों को भी, टीडीपी को, जेडीयू को, बाकी जो दल इस एनडीए में शामिल हैं सरकार में, उनको भी जाएगा कि देखिए जो नजीर चिराग पासवान कर रहे हैं पेश, तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है रोहित जी, क्या इस टीम में, चूंकि जिस तरीके से देखा गया, क्या, हाँ ठीक है, सर्वेश कुछ कह रहे हैं? रोहित भाई मैं आपके पास आता हूं। सर्वेश देखिए, इसमें हम जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और कहते हैं कि इस मंत्रालय में सभी को दिया गया है, लेकिन हम सबसे बड़ा जो जातीय समीकरण का एग्जांपल या का कहे तो बिहार के जो जीतन राम मांझी आते हैं, वो ऐसे जाति से बिलोंग करते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चूहे मार के उनकी जाति के लोग पहले खाया करते थे जब स्थिति गंभीर थी। उनको मंत्रालय दिया गया है इस मोदी 3.0 में। और ये जो तोहमत लगाया करता था राहुल गांधी जी या चाहे बाकी के लोग कि यह जो सरकार है यह पिछड़े, दलित, आदिवासियों की अनदेखी करती है, उसके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है कि जो इस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के लोग हैं उनको इस मंत्रिमंडल में कितना बड़ा ओहदे पे बैठाया गया है। और ये एक जो कहते हैं ना एग्जाम्पल सेट करने की बात है, और साथ ही साथ ये बिहार के लिए, साथ ही साथ दूसरे राज्यों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो हर वर्ग को साधने की कोशिश करती है और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में करवा रही है।